जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम इंग्लिश बाय पंकज शर्मा पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बच्चों में सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि कुछ ही दिनों के बाद एक नया टॉपिक शुरू होने वाला है जिसका नाम है टेंस। मैं टेंस शुरू करूंगा, इसके बाद में सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इंग्लिश ग्रामर का, और एग्जाम में आने वाला पूछा जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात और बता दूं बच्चों कि कल मैंने जो नाम अनाउंस किए थे उसमें से कुछ बच्चों के नाम मैंने लिखे थे, लेकिन पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गए। मैं भी एक इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो वो बच्चे, एक बात बता दूं बच्चों, जो भी इस क्लास को देख रहा है ना, वो प्रत्येक बच्चा मेरे लिए दिल के करीब है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं कि जैसे एक छोटा पौधा होता है जिसको माली पानी देकर बगीचे में उगाता है और पानी देकर उसको बड़ा करता है, सुंदर बनाता है, ऐसे ही बच्चों आप भी मेरे लिए एक छोटे से नन्हे से पौधे हो और मैं आपका माली हूं और मैं आपको इंग्लिश रूपी पानी देकर मैं आपको बड़ा कर रहा हूं। आप सभी बच्चे मेरे लिए छोटे छोटे पौधे हो, प्यारे प्यारे। तो कोई सब बच्चे बराबर है मेरे लिए। एक शिक्षक के लिए प्रत्येक विद्यार्थी बराबर होता है बच्चों। तो हो सकता है मुझसे कोई नाम मिस हो गया हो, बाकी मुझे मालूम है कि कौन कौन सा बच्चा इस क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक बच्चे का नाम, एक दो बच्चे हैं जिनका नाम शायद मुझसे मिस हो गया था, ठीक है। एक रॉय मोनी यादव है। बच्चों आप भी बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत बढ़िया। मैंने कई बार आपको चैट में देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं आप। चलिए अब बच्चों क्लास शुरू करते हैं। आज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मैं पार्ट 1 पढ़ा रहा हूं, किसका, इन्वर्जन का, जिसमें मैंने आपको 3 रूल सिखाए थे। बाकी के जो 4 रूल्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में, यानी आज की क्लास में हम बाकी के 4 रूल्स पढ़ने वाले हैं। आज का जो 4th रूल है वो मैं आपको समझाता हूं सबसे पहले, और उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और आज आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरप्राइज क्वेश्चन है। और उस सरप्राइज क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर में आपके सामने दूंगा, लेकिन उससे पहले ये कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ये जो 4th कॉन्सेप्ट है इसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में, यानी सबसे पहले कोई नेगेटिव वर्ड आ जाए, कोई नकारात्मक मीनिंग देने वाला वर्ड, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आती है। मैंने आपको पिछली क्लास में 3 कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। तीनों ही कॉन्सेप्ट आज के 4 कॉन्सेप्ट से अलग है बच्चों, इसलिए मैंने इनकी अलग अलग क्लास रखी थी। जो लास्ट कॉन्सेप्ट था हमारा पिछली क्लास का, उसमें यह था कि वहां पर जो पूरी वर्ब है, कंप्लीट वर्ब सब्जेक्ट से पहले थी, कंप्लीट वर्ब। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है इसमें सब्जेक्ट से पहले केवल और केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और जो मेन वर्ब है वो कहां जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। बच्चों ध्यान रखिएगा, आज के 4 कॉन्सेप्ट्स में यही नियम लागू रहेगा। अब इसको भी हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं देखिए, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, नेवर, सेल्डम, लिटिल, नो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, एट नो टाइम। ये सब के सब क्या है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और अगर ये सेंटेंस की शुरुआत में होते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कहां होनी चाहिए, सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए। बच्चों इस बात का ध्यान रखना, इस पर एरर्स पूछी जाती है एग्जाम में ना। ये जो हार्डली, स्केर्सली, बेयरली हैं, इनका मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। देखिए, इन चारों का सेम मीनिंग होता है। इनका मतलब होता है न के बराबर। क्या होता है, न के बराबर, या फिर हम कह सकते हैं मुश्किल से। ये इनका मीनिंग है। ये जो नेवर है इसका अर्थ है कभी नहीं, और सेल्डम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कभी कभी कभार, यानी बहुत ही कम, न के बराबर। इसका मीनिंग भी आप यही ले सकते हो, सेल्डम का मीनिंग भी न के बराबर ही लिया जा सकता है। और जो लिटिल है इसका मीनिंग भी न के बराबर ही लिया जा सकता है। नो का मतलब नहीं होता है, और अंडर नो सर्कमस्टांसेस का मीनिंग है कि किसी भी हालत में नहीं। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है हालात, किसी भी हालात में नहीं, और एट नो टाइम का मतलब किसी भी समय पर नहीं। ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं।
और सब्जेक्ट से पहले लिखे जाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। समझ में आ गई? नोटबुक और पेंसिल निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दो बच्चों। अब मैं इनको समझाता हूं आपको। देखिए, हार्डली डिड ही रीच होम, इसका मतलब है वो मुश्किल से घर पहुंचा ही था। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। एक चीज नोटिस करो, ये जो हमारा ही है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से पहले डिड क्या आया, हेल्पिंग वर्ब आई, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे है, हार्डली से है। किससे, हार्डली से। अगर सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से होगी तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक और क्वेश्चन है, देखिए, नेवर डज शी कम अर्ली, वो कभी समय पर नहीं आती है। तो यहां पर ये नेवर से सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट से पहले है नेवर, और डज कहां आया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। बच्चों ध्यान रखिएगा। अगला सेंटेंस है हमारे पास, सेल्डम डज शी कम टू मीट मी, इसका मतलब वो कभी कभार ही मुझसे मिलने आती है। यहां पर सेल्डम से सेंटेंस शुरू हुआ, सब्जेक्ट से पहले लिखा है, तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी, सब्जेक्ट से पहले। ध्यान रखिए, लिटिल डू दे वर्क ऑन संडेज, वो संडेज को यानी संडे को न के बराबर काम करते हैं। तो यहां पर लिटिल से सेंटेंस शुरू हुआ, फिर सब्जेक्ट आया, और फिर उससे पहले क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ध्यान से। ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं सारे के सारे, ये सब के सब, ये सभी बच्चों एडवर्ब हैं। क्या है ये, एडवर्ब हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्वर्जन होता है ना, मतलब सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना या हेल्पिंग वर्ब का आना, किस वजह से होता है, ये हमेशा एडवर्ब की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, एडवर्ब की वजह से होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा, ये सभी एडवर्ब हैं। इवन यहां तक कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस भी एक एडवर्ब है। मैंने आपको एक चीज पिछली क्लास में बताई थी कि अगर किसी प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लगा देते हैं, जब किसी प्रीपोजिशन के बाद कोई नाउन प्रोनाउन लगा देते हैं तो वो एडवर्ब का काम करती है। किसका काम करती है, एडवर्ब का काम करती है। तो यहां देखिए, ये अंडर प्रीपोजिशन है और आगे सर्कमस्टांसेस क्या है, नाउन है, तो ये एडवर्ब का काम कर रहा है। यहां पे ये एट प्रीपोजिशन है और इसमें टाइम नाउन है, तो ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। ये दोनों नेगेटिव एडवर्ब हैं। कैसे पता चला, नो दिया हुआ है दोनों के अंदर ही। बात समझ में आ गई? तो इनको भी नेगेटिव एडवर्ब के अंदर ही हम समझेंगे। तो ये सभी एडवर्ब है, और कैसी एडवर्ब है, नेगेटिव एडवर्ब हैं, और सब्जेक्ट से पहले आने की वजह से हेल्पिंग वर्ब कहां आई, सब्जेक्ट से पहले। अब इनके ऊपर ये चारों सेंटेंस मैंने आपको समझाने के लिए लिखे थे ताकि आप इनको अच्छे से समझ जाओ। अब एरर कैसी आती है एग्जाम में, ये मैं आपको समझाऊंगा। और अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लें, फिर मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब इनके ऊपर हम क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, आज का पहला सवाल इसके ऊपर देखिए, ये रहा। आराम से सोचो क्वेश्चन को और फिर उसके बाद में आंसर दो। ठीक है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम गाइज, टेक योर टाइम। राइट, एवरीबडी विल गिव द आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप क्वेश्चन को समझो, सेंटेंस में समझो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, इस बात को समझिए। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाना चाहता हूं बच्चों। आ जाओ बच्चों, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब रेयरली डू द यूएस लूज एनी बैटल, इसमें यूएस जो है ना, द यूएस, ये एक सब्जेक्ट है। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ना। एक चीज हमेशा बता दूं, ध्यान रखना कि कुछ कंट्रीज होते हैं जिनके नाम से पहले हमेशा द आता है। जैसे यूएस के नाम से पहले हमेशा क्या आता है बच्चों, द आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी कंट्री जिसके नाम में यूनाइटेड लिखा हो, या फिर यूनियन लिखा हो, या फिर रिपब्लिक लिखा हो, या फिर उसके नाम के एंड में एस या ईएस आ जाए, वो कैसा भी कंट्री हो जिनके नाम में अगर ये है, आप उससे पहले हमेशा द लगाओगे। बाकी का रूल मैं आपको आर्टिकल में भी सिखाऊंगा। ये सब्जेक्ट है मेरा, और रेयरली सब्जेक्ट से पहले लिखा हुआ है, न के बराबर
इससे पहले। तो हेल्पिंग वर्ब कहां आ गई? सब्जेक्ट से पहले आ गई। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर यूएस को अब आप ये देखना कि जो यूएस है वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा बच्चों। कंट्री का नाम क्या कहलाएगा? सिंगुलर होगा। बस एक वो है, क्या नाम, एक्सेप्शन है जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, याद है कि किसी भी कंट्री के नाम को हम स्पोर्ट्स में लें, कहां पर लें? स्पोर्ट्स में, तब वो प्लूरल होता है। यहां पर ये क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब कैसी आ जाएगी यहां पर बच्चों? सिंगुलर हो जाएगी। तो इसका क्या कर देंगे हम? डज कर देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन कि यहां पर यूएस सिंगुलर है इसलिए हमने क्या किया? डज किया। बात समझ में आ गई? सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कमेंट बॉक्स में वाई या एन लिख के डाल दो बच्चों, और आराम से पढ़ो। चीजें नहीं समझ में आती बता दिया करो, कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक बच्चे के सवाल का जवाब दे सकूं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए जरा, आराम से समझो क्वेश्चन को और उसके बाद में जवाब दो, ठीक है? समझिए, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गिव द आंसर। समझिए, सोच समझ कर जवाब दीजिए, कौन सा सब्जेक्ट है और उसमें क्या गलती है, सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, ऐसे आप सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है? ओके, ऑल राइट बच्चों, नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अब आ जाओ बोर्ड पे। देखो, अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं, देखिए जरा। इसमें लिखा है, हार्डली ही फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन आई कॉल्ड हिम। मुश्किल से उसने अपने काम फिनिश किया ही था कि मैंने उसको बुला लिया। यहां पर सब्जेक्ट है मेरे पास कौन? ही, और से पहले क्या लिखा है? हार्डली नेगेटिव वर्ड। आप सभी को पता है कि सब्जेक्ट से पहले अगर कोई नेगेटिव वर्ड आएगा तो सब्जेक्ट से पहले क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों? क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर ही से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, तो इसी पार्ट में एरर है। तो यहां ही से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब एक चीज आप देखो कि यहां पर वर्ब की सेकंड, फिनिश्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। क्या है? दी हुई है फिनिश्ड। नाउ एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो फिनिश है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं बच्चों। समझना, अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, फिनिश की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी वर्ब सेकंड है, थर्ड है? ये हो सकता है शायद मैंने यहां पे गलत लिख दिया हो, लेकिन अभी इसको चेक करेंगे हम। यहां पर ये थर्ड है और ये सेकंड है बच्चों। थर्ड की पहचान ये होती है कि थर्ड वर्ब, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ना, उससे पहले हमेशा क्या होगी? एक हेल्पिंग वर्ब होगी। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है उससे पहले नो हेल्पिंग वर्ब, कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। मेक श्योर आप इस चीज को याद रखो। तो यहां पर मैंने अभी इसको सेकंड फॉर्म मान लिया क्योंकि अभी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है इससे पहले, लेकिन हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यहां पर लगानी है। बात समझ में आ गई ना? अब देखिए, ये है हमारा बी पार्ट, ये हमारा ए और ये हमारा सी पार्ट। अब क्या करूं? अगर मैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाता हूं, कौन सी लगाऊं भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो क्या डिड लगा दूं यहां पर? बच्चों डिड नहीं लगा सकता, क्योंकि डिड के साथ कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, या सेकंड फॉर्म से के साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आती नहीं है। तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सुन लो मेरी बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली आती है, हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी नहीं आती। इसको इस डिड, अगर डिड लगाते हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो फिर अगर मैं डिड लगाता हूं तो ए पार्ट भी गलत होता, बी पार्ट भी, क्योंकि मुझे फिनिश्ड को क्या करना पड़ेगा? फिनिश फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर लगा दूंगा हेड। क्या लगा दूंगा? डिड नहीं, हेड लगा दूंगा यहां पर। यहां हेड आ जाएगा। अब सुनो मेरी बात, हेड के साथ मैं थर्ड फॉर्म तो लगा सकता हूं ना? तो ये जो फिनिश्ड है मैं इसको थर्ड फॉर्म मान लेता हूं। मैं इसको क्या मान लेता हूं? कि ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि थर्ड और सेकंड दोनों सेम होती हैं इसकी। तो अगर मैंने इसको थर्ड फॉर्म मान लिया तो मैं यहां पर हेड लगा सकता हूं। अगर सेकंड फॉर्म मानना हूं तब तो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि मैं फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकता। अगर मैं डिड लगाता हूं तो इधर फर्स्ट फॉर्म करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर क्या किया? हेड लगा दिया। तो बच्चों ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हार्डली के बाद या स्टेर्सली के बाद अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आप देखना कि आगे यहां पर वर्ब कौन सी दी हुई है। अगर यहां पे उसने दिया होता फिनिश, क्या दिया होता यहां पर? यहां उसने फिनिश लिखा होता तो मैं लगाता डिड, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म आती है तो मैं फिनिश होता, तो लेकिन यहां पे उसने सेकंड थर्ड फॉर्म पता नहीं कौन सा था, तो मैंने इसको मान लिया थर्ड फॉर्म, तो मैंने क्या लगा दिया यहां पर, हेड लगा दिया। तो ए पार्ट में एरर है कि यहां पर हार्डली के बाद में क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। हम डिड भी लगा सकते हैं और मैं हेड भी लगा सकता हूं। मेक श्योर कि आप इस चीज को लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिख लो आराम से। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन को समझिए और आराम से सोच समझ के इसका आंसर दो, ठीक है। टेक योर टाइम गाइज, ऑलराइट, वी आर नॉट इन हरी, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कहां एरर हो सकती है। अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया क्या उससे कुछ सिमिलरिटी है। मैं इसमें आपको एक नई चीज सिखाऊंगा बच्चों, आई विल टीच यू ए न्यू थिंग। ओके, अब देखो, समझो, आराम से समझो क्वेश्चन को और फिर उसके बाद जवाब दो। नाउ एवरीबडी लुक एट द बोर्ड। अब मैं इस क्वेश्चन में मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाला हूं। अब चला इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है स्केर्सली और फिर क्या हुआ है, डिड, और फिर उसके बाद में है सब्जेक्ट, और यहां पे एंड मेरे पास क्या है, वर्ब। डिड के स्केर्सली के सब्जेक्ट से पहले स्केर्सली है, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एंड, ये भी सही है। यहां पर अभी तक तो कोई एरर नहीं नजर आ रही। फिर हमने पढ़ा द सेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि अगर देखो यहां पे दो क्लॉज हैं, एक क्लॉज तो मेरे पास बच्चों ये है और दूसरा क्लॉज यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्लॉज है। देयर आर टू क्लॉजेस। ओके, एक क्लॉज मेरे पास पहले लिखा है और दूसरा क्लॉज मेरे पास बाद में लिखा है। दो क्लॉज है मेरे पास ऐसे। अगर आपको फर्स्ट सेंटेंस में अगर आपको पहले क्लॉज के अंदर हार्डली या स्केर्सली दिखाई दे, क्या दिखाई दे, हार्डली स्केर्सली दिखाई दे आपको फर्स्ट क्लॉज में, तो आपका जो सेकंड क्लॉज होगा उस सेकंड क्लॉज के जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट से पहले आप कंजंक्शन लगाना। क्या लगाना, कंजंक्शन। हमेशा ध्यान रखो, या तो कंजंक्शन आएगा व्हेन और या आएगा कंजंक्शन बिफोर। व्हेन या बिफोर में से कोई एक कंजंक्शन लगाएंगे हम अगर पहले क्लॉज में हार्डली या स्केर्सली दिया हो और दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया जाएगा, व्हेन या बिफोर। अगर नहीं दिया हुआ है ना तो वो एरर मानी जाती है। तो यहां पर देखिए पहले क्लॉज में हार्डली स्केर्सली है, ये तो बिल्कुल सही है। हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म भी है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखो हमेशा। तो यहां पर कॉमा दिया हुआ है जो कि बच्चों गलत है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, इस कॉमा की जगह, ये जो कॉमा है ना ये गलत है, इस कॉमा की जगह क्या आएगा, आप या तो लगा दो व्हेन और या लगा दीजिए आप बिफोर। अगर हमारे पास व्हेन या बिफोर दोनों चॉइस अगर ऑप्शन में दी हैं, सुनना अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अगर ये व्हेन या बिफोर दोनों ऑप्शन में दिए हैं ना तो आपको पहले व्हेन चुनना है। क्या चुनना है आपको, व्हेन। पहली चॉइस किसको देनी है आपको, व्हेन को देनी है, और दूसरी चॉइस किसको देनी है, बिफोर को। दोनों ही सही है। अच्छा, अगर ऑलरेडी बिफोर लिख के आ जाए सेंटेंस में, ऑलरेडी अगर बिफोर लिख के आ जाता है तो उस सेंटेंस को हम मानते हैं नो एरर। क्या मानते हैं उसको, हम नो एरर मानते हैं। बच्चों ध्यान रखना इस बात का। तो ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। अगर देखो मैं फिर से समझा देता हूं, दो क्लॉज हैं, पहले क्लॉज में हार्डली स्केर्सली है तो दूसरे क्लॉज के सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, व्हेन या बिफोर कंजंक्शन, यानी दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन लगाना पड़ता है। क्लियर ये चीज। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना बच्चों तो वाई या एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालो। अब अगला सवाल करते हैं, देखिए आराम से सोचो समझो, है ना, और फिर उसके बाद में इसका आंसर दो। आराम से सोचिए समझिए और फिर उसका जवाब दीजिए। देखिए कहां आंसर है, कहां है। ठीक है बच्चों, ए पार्ट में है या बी में है या सी में है, सोचो समझो फिर उसका जवाब दीजिए। कहां एरर हो सकती है, सब्जेक्ट से पहले कोई नेगेटिव वर्ड दिया है क्या। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसमें लिखा है लिटिल शी नो अबाउट मी, मतलब वो मेरे बारे में न के बराबर जानती है। सब्जेक्ट है शी, इससे पहले लिटिल नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए पर नहीं दी हुई है। एक चीज और, अब ए पार्ट में एरर मानूं या बी में, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसको भी समझना है। सेंटेंस में सबसे पहला पार्ट आपने पढ़ा लिटिल, ठीक है, पढ़ लिया आपने।
क्या ए पार्ट को पढ़ने पे एरर का पता चला? नहीं चला। आपने जब बी पार्ट पढ़ा, जब आपने पढ़ा शी नोज, तब आपको एरर समझ में आई कि यार लिटिल पढ़ते ही आगे सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब तो आई ही नहीं। तो बच्चों बी पार्ट में एरर है। बी पार्ट में शी से पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इसका पता लगाना है। ये जो वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बात समझ में आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरी बात, नाउ अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी बच्चों? फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई हो, फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई हो तो बच्चों ध्यान रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब मैं डिड भी लगा सकता हूं और मैं यहां पर डज भी लिख सकता हूं, क्योंकि डज के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है और डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आ सकती है। तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। इस सेंटेंस को पढ़कर मुझे अभी अगर मैं डिड लगाता हूं तो भूतकाल की बात करेंगे और डज लगाता हूं तो पास्ट यानी प्रेजेंट की बात करेंगे, क्योंकि डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस की है और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। तो इन दोनों से अलग अलग बातें होंगी, तो मैं कुछ भी लगाऊं दोनों से सेंटेंस सही बनेगा, बिकॉज अभी मुझे ये सेंटेंस किसी एक पर्टिकुलर टाइम की ओर इशारा नहीं कर रहा है। मैं कोई भी टाइम इसके अंदर समझ सकता हूं, प्रेजेंट का भी या फिर पास्ट का भी, एनी टाइम हम इसमें समझ सकते हैं। तो डिड या डज में से दोनों आ सकते हैं, दोनों से ही करेक्ट सेंटेंस बनाया जा सकता है। ए पार्ट में एरर नहीं मानेंगे, किस में मानेंगे? बी में, क्योंकि एरर का पता हमें कब चलेगा? जब हम बी को पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो मैं शी से, देखो आप लिटिल के बाद और शी से पहले एक ही तो बात हुई, लिटिल और शी के बीच में, तो पार्ट कौन सा एरर होगा फिर बच्चों? बी में, क्योंकि वही एरर जाके हमें पता चली है ना। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है ना? तो कमेंट बॉक्स में वाई या एन लिख के डालो। अब मैं आपको इसके ऊपर, ये जो हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अब मैं आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं? सरप्राइज क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब मैं आपके सामने सरप्राइज क्वेश्चन आ रहा है, बताइए इसका आंसर क्या है। आराम से सोचो, समझो, क्वेश्चन को समय दो। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, सो गिव इट अ लिटिल टाइम, इसको थोड़ा समय दो, अपने आप आपको समझ में आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसको पहचानिए, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। ये जो सरप्राइज क्वेश्चन है मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आप सब्जेक्ट को पहचानना सीखे। कितना भी कठिन क्वेश्चन आ जाए आप इजीली उसको पहचानना सीख जाएं। तो टेक योर टाइम, टेक योर लिटिल टाइम गाइज, ओके। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिए और फिर जवाब दीजिए। देखो क्वेश्चन में सब्जेक्ट क्या है और वर्ब कहां है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है और सेंटेंस में वर्ब कहां है, इस बात को समझना। एरर हो भी, ऐसा भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन में नो एरर हो, ऐसा भी हो सकता है। अब प्यारे बच्चों आ जाओ, अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए जरा। ठीक है, इसमें लिखा है हैविंग अ कन्वर्सेशन का मतलब, हैविंग का मतलब यहां पे है रखना या करना, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत। इन इंग्लिश, अंग्रेजी में डज नॉट मीन, देखो इंग्लिश में बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि, मीन का मतलब होना, इंग्लिश में बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू प्रोड्यूस, कि तुम प्रोड्यूस करो मतलब पैदा करो या बनाओ परफेक्टली फॉर्म्ड सेंटेंसेस, बिल्कुल परफेक्टली बनाए गए सेंटेंस ही हमेशा बनाओ, ऑल द टाइम, हमेशा। यानी इंग्लिश में बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बिल्कुल परफेक्ट सेंटेंस ही बनाओ, इसमें ये मतलब है बच्चों। इसमें ये जो दैट है ना, ये कंजंक्शन है, ये एक क्या है, कंजंक्शन है। इसके बाद में आपको पता है कि दैट जब कंजंक्शन होता है तो वहां पर दो क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज होते हैं? दो क्लॉज, ठीक है। और दोनों क्लॉज में अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब होती है। इसके बाद वाला सब्जेक्ट यू है, ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये यू हैव, ये है हमारे पास वर्ब। यू के साथ ऑलवेज प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। यू के साथ हैव बिल्कुल करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। अब यहां तो सब्जेक्ट वर्ब बिल्कुल करेक्ट है। इसमें देखते हैं इससे पहले वाला क्लॉज कौन सा है, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है, क्लॉज है, ये पूरा ना। इसका सब्जेक्ट कौन है, देखिए ये तो हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट।
ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये मेरी क्या है, डज नॉट मीन वर्ब है। तो सब्जेक्ट इस प्रीपोजिशन से पहले ही होगा। आपको हैविंग दिख रहा है यहां पर, हैविंग ये एक आईएनजी वाली वर्ब है और ये एक जेरेंड है। क्या है, जेरेंड। सब्जेक्ट में जेरेंड लिखा है, इसका मतलब यही सब्जेक्ट है, जेरेंड सब्जेक्ट है। और जब जेरेंड सब्जेक्ट होता है तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो ये जो डज है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस सब्जेक्ट की वर्ब करेक्ट है, इस सब्जेक्ट की वर्ब भी करेक्ट है। तो बच्चों इसमें कोई एरर नहीं है, ये क्वेश्चन नो एरर है। बात समझ में आ गई? इट हैज नो एरर, दिस क्वेश्चन इज नो एरर। ओके, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। ओके गाइस, चलिए शुरू करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या है, यहां पर मैं यहां पर फिफ्थ और सिक्स्थ ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको अब एक साथ पढ़ाने वाला हूं। यहां पे लिखा है फिफ्थ में कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में यानी सब्जेक्ट से पहले सो और उसके बाद में कोई एडवर्ब आ जाए। सो भी एक एडवर्ब होती है बच्चों खुद में। सो जो होता है ना कि ये भी अपने आप में ये भी एक एडवर्ब है। क्या है बच्चों, ये भी एक एडवर्ब है। तो इसके बाद में अगर एडवर्ब आ जाए तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब कहां जाएगी, सब्जेक्ट के बाद। ध्यान रखो सो को, बहुत सिंपल सा रूल है, आप सो को याद रखिए। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है यहां पर, सो रूडली। अब जो रूडली है ना ये एडवर्ब है। कैसे पता चला हमको कि रूडली, रूड एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है बेरुखा, और इसमें एलवाई लगाने पर क्या बन गया, एडजेक्टिव। मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव में क्या लगाते हैं प्यारे बच्चों, एलवाई लगाते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। जब भी किसी एडजेक्टिव में हम एलवाई लगाएंगे तो वो एक एडवर्ब बन जाएगा। तो ये सो के बाद में रूडली क्या है, एडवर्ब है। ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले क्या दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो, सब्जेक्ट से पहले अगर सो और एडवर्ब आ जाए कि सो रूडली या कोई भी एडवर्ब हो, एनी अदर एडवर्ब, तो आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी। बच्चों ध्यान रखो, शो रूडली डज शी बिहेव, इसका मतलब है कि वो इतनी बेरुखी से, सो का मतलब है यहां पर, सो का मतलब है इतना या फिर इतनी बेरुखी से वो व्यवहार करती है दैट एवरीबॉडी हेट्स हर, कि प्रत्येक व्यक्ति उससे नफरत करता है। सेकंड में लिखा है सो फास्ट। यहां पर हम ये देखिए सो है और यहां पे क्या है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है बच्चों, यहां पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आई है और हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या लिखा है, सो। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, सब्जेक्ट से पहले अगर सिर्फ सो है, क्या है, सिर्फ सो, तो हम इन्वर्जन नहीं करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखेंगे। तो यहां पर हमें एडवर्ब लगानी पड़ेगी सो के बाद। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक एडवर्ब लिखता हूं बच्चों, सो के बाद में लिख दिया फास्ट। इस बात को समझना आप कि सो के बाद एडवर्ब आना जरूरी है, तभी आप इन्वर्जन कर सकते हो। तो यहां पे सो फास्ट वाज ही ड्राइविंग, इतना तेज वो ड्राइव कर रहा था दैट शी गॉट स्केयर्ड, वो डर गई। स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना ना। तो बच्चों ध्यान रखो कि सब्जेक्ट से पहले इन्वर्जन मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से केस में होता है, एक तो सो और उसके बाद में क्या हो, एडवर्ब हो, और उससे पहले क्या पढ़ाया था मैंने कि कोई भी नेगेटिव एडवर्ब हो। चलिए 6th पॉइंट पे आते हैं। अब इसमें मैंने लिखा है कि मान लें आपको एक कोई मुख्य वाक्य दे दे, कोई मेन सेंटेंस दे दिया जाए आपको, मेन सेंटेंस, और वो सेंटेंस या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। मतलब पॉजिटिव का मतलब वो पॉजिटिव मतलब उसमें कोई नकारात्मक सेंस नहीं हो, कोई नकारात्मक शब्द नहीं हो उसके अंदर, और नेगेटिव का मतलब जिसमें नकारात्मक वर्ड हो, कोई नेगेटिव मीनिंग आ रहा है वहां पर। तो पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी मेन सेंटेंस आ जाए, फिर उस मेन सेंटेंस के बाद में आपको एक छोटा सा सेंटेंस और दिया जाता है, और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले क्या लिख दिया जाता है, सो, और या फिर लिख दिया जाता है नाइदर नोर। इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो सो आएगा, नेगेटिव है तो नाइदर या नोर आएगा।
बात समझ में आ गई? नेगेटिव है तो नाइदर या फिर नोर, दोनों में से कोई एक, और पॉजिटिव है तो सो आएगा। एक चीज और, ये सेंटेंस होते क्या है मैं आपको बता दूं कि मेन सेंटेंस और उसके बाद में जो छोटा सा सेंटेंस है, इसमें हम चीजों को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी का मतलब नकल। कॉपी का मतलब क्या होता है, नकल करना। जैसे आप किसी की नकल करते हो, जैसे आपका आप जब हम छोटे बचपन में छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या नकल करते हैं, बड़ा भाई क्या कर रहा है वही छोटा भाई करेगा, बड़ा भाई जैसा भी करता है वैसा ही छोटा भाई करता है। तो ये एक तरह से कॉपी वाले सेंटेंस है, नकल वाले सेंटेंस है। मैं आपको सेंटेंसेस समझाता हूं। आई ईट एप्पल्स, सपोज कीजिए मेरा एक छोटा भाई है और मैं कह रहा हूं भाई आई ईट एप्पल्स, मैं एप्पल्स खाता हूं, वो भी खाता है, वो भी खाता है, मतलब वो मेरी कॉपी कर रहा है। तो आई ईट एप्पल्स, सो डज ही का मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वो भी खाता है। क्या अर्थ है इसका, देखो बच्चों ध्यान से समझना, इसका मीनिंग क्या है। मैं एप्पल खाता हूं, वो भी खाता है, तो वो भी, सो डज ही, मेरे साथ बोलो, मैं एप्पल खाता हूं, बोलो मेरे साथ, मैं एप्पल खाता हूं, ठीक है। फिर बोलो सो डज ही, वो भी खाता है, बोलिए सो डज ही, वो भी खाता है। तो मतलब एक तरह से कॉपी हो रही है ना, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम कर रहा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो कॉपी कर, हम कोई भी काम करें या कोई अन्य काम करें तो उसकी कोई भी व्यक्ति कॉपी करता है, तो तब ऐसे सेंटेंस बनते हैं। अच्छा, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो नाइदर नोर लगाते हैं, और पॉजिटिव है तो सो लगाते हैं। एक और एग्जांपल देखो, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, तो उसकी कॉपी कौन कर रहा है भाई, मैं कर रहा हूं, सो डू आई, मैं भी खेलता हूं, वो खेलता है मैं भी खेलता हूं। नीचे लिखा है शी इज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रही है, तो मैं भी नहीं सो रहा, मतलब वो नहीं सो रही मैं भी नहीं सो रहा, वो सोएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। एक तरह से कॉपी हो रही है। तो यहां देखिए ये जो दोनों सेंटेंस है, ये वाले, ये तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो मैंने लगा दिया यहां पर सो। और ये वाला सेंटेंस और एक और सेंटेंस है हमारे पास, देखिए जरा, ही विल नॉट कम, वो नहीं आएगा, नॉर विल शी, वो भी नहीं आएगी। क्या मतलब है इसका, नॉर विल शी का मतलब क्या है, वो भी नहीं आएगी। क्या मतलब है, वो भी नहीं आएगी। बच्चों ध्यान रखना, कॉपी हो रहा है इसमें, नकल हो रही है इसके अंदर। अब है सेकंड चीज, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब मेन बात है इस हेल्पिंग वर्ब को समझना। देखो बच्चों, ये वाली हेल्पिंग वर्ब, ये वाली हेल्पिंग वर्ब हम कैसे लगाते हैं ना, ये वाली हेल्पिंग वर्ब कहां से उठाएंगे, जो मेन सेंटेंस होता है वहां से उठाई जाएगी। मेन सेंटेंस के अंदर देखना, अगर उस सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब दी है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप उधर लगा देना, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर क्या है, इज, तो मैंने इज तो नहीं लगाया भाई, आई के साथ इज थोड़ी लगा सकता हूं, तो मैंने एम लगा दिया। बात समझ में आ गई ना, इज नहीं आएगा, यहां तो शी के साथ इज आ गया, लेकिन यहां इज थोड़ी लगाऊंगा, एम लगा दिया। यहां पे देखिए प्लेज और ईट, यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है मेरे पास, तो मैं कहां से लाऊंगा। आप फिर ये देखना कि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बच्चों ध्यान रखो, अगर आपको वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आप हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगाओगे, डू लगा देना, या फिर डज लगा देना, या फिर डिड लगा देना। यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले, वो या तो डू आएगा, डज आएगा, फिर डिड आएगा। ध्यान रखो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, ठीक है। अच्छा, मान लो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो आप वहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगा देना, सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देना। बस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, इसलिए सिखा रहा हूं कि फर्स्ट फॉर्म है, दोनों ईट और प्लेस दोनों फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे डू या डज आ जाएगा या फिर डिड आ जाएगा, जो भी है। और अगर सेकंड फॉर्म है तो हम डिड लगाएंगे। तो एक चीज और, अगर फर्स्ट फॉर्म है ना, अगर फर्स्ट फॉर्म है तो बच्चों हमेशा ध्यान रखो डू या डज ही लगाना है, ओके। क्योंकि अगर आपको डिड लगाना होगा ना, अगर फर्स्ट फॉर्म है और आगे डिड लगाना होगा तो यहां पर वो डिड देगा ऑलरेडी। तो अगर फर्स्ट फॉर्म हो तो या तो डू और डज, और अगर सेकंड फॉर्म हो तो डिड। इन दोनों के अलावा आपको हमेशा वहां पर हेल्पिंग वर्ब दी होगी। जैसे यहां पे इज दे दिया, अब मैं ऑब्वियसली इज तो लगा नहीं सकता ना, ये तो आपको पता ही है, ये तो बहुत सी हलवा है, ये तो बहुत ही ईजी है। आई के साथ इज कैसे आ जाएगा, एम ही आएगा। यहां देखो, यहां पे विल है तो मैंने क्या लगा दिया, इधर विल लगा दिया। तो यहीं से मेन सेंटेंस में से ही हेल्पिंग वर्ब उठा के लगाएंगे। अगर मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो फिर देखना फर्स्ट फॉर्म है या फिर सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज और सेकंड फॉर्म है तो डिड। एक बात और बता दूं, यहां पर इस वाले रूल में, ये वाला जो 6 पॉइंट है, इस वाले रूल में
सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब नहीं आएगी, ध्यान रखो, नो मेन वर्ब, यहां भी नो मेन वर्ब। बात समझ में आ गई? इसमें मेन वर्ब थी सब्जेक्ट के बाद, इस वाले रूल में आएगी, पर इस वाले रूल में मेन वर्ब का यूज नहीं होगा। देखिए जरा, सो डज ही, मैंने ही से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई है, मेन वर्ब नहीं लगाई। यहां पे भी सो डू आई, यहां भी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है। यहां भी नीदर एम आई, यहां पे भी मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे भी देखिए नॉर विल शी, यहां पे भी मेन वर्ब नहीं है, क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो बात तो ध्यान रखना, यहां पर मेन वर्ब नहीं आती, केवल क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, 6th पॉइंट के अंदर। और जो 5th पॉइंट है, इसमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आ सकती है। 6th पॉइंट का यूज हम कब करते हैं? जब किसी को कॉपी करनी है कोई बात, जैसे मैं कहूं भाई मैं पढ़ा रहा हूं, वो भी पढ़ा रहा है, मैं कह रहा हूं मैं नहीं पढ़ा रहा, वो भी नहीं पढ़ा रहे, रत्नेश सर पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, रत्नेश सर पढ़ा, तो कॉपी होती है, तो वहां पर हम 6th पॉइंट का यूज करते हैं। दोनों पॉइंट्स आपको अच्छे समझ में आ गए। अब मैं इनके ऊपर चाहता हूं कि अब मैं इनके ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस करवाऊं आपको, ताकि आप उसको और इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। मैं लेकिन सबसे पहले आप इसको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, और ये वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिखो, फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है? चलिए लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ना। शुरू करते हैं अब इसके ऊपर क्वेश्चंस को। देखिए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे आगे देखिए, आराम से सोचो समझो। देखो इसमें सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है ये देखिए आप, ठीक है? और फिर उसके बाद में सब्जेक्ट को चेक करो, पहचानो, आराम से सोचिए। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया करो, शाबाश। सारे बच्चे जवाब देंगे, वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार बच्चों, शानदार शानदार शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। अब मैं ये क्वेश्चन आपको बच्चों, प्यारे बच्चों आ जाओ, अब मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं। देखिए इसमें लिखा है सो लिटिल। बच्चों ये जो लिटिल है ना, ये भी एडवर्ब है। आज का पहला जो पॉइंट था उसके अंदर मैंने पढ़ाया था लिटिल। सो लिटिल, सो आ गया, ये एडवर्ब आ गया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। तो बच्चों गलती कहां है? वेयर इज द एरर? एरर कहां है? एरर ये है कि ये जो शी है, इससे पहले क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब बात है कि यहां पर शी के बाद में ये जो हैज है, हैज वर्ब दी हुई है, एक ही वर्ब है मेरे पास, हैज, बस सिंगल वर्ब है, बस एक ही हैज। तो ये जो हैज है ना, ये मेन वर्ब है, और जो हैज होती है वो हेल्पिंग वर्ब भी होती है। हैज हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो यहां पर हैज मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं, तो इसको मेन वर्ब मान लेंगे। और जब भी हैज और हैव इनको आप मेन वर्ब मानोगे तो इनको कहा जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कहते हैं इनको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैज और हैव जब मेन वर्ब की तरह काम करते हैं तो इन्हें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के चलते हैं। तो मैंने इनको अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान लिया तो इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अनुसार कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? या तो डू लगाएंगे या फिर डज लगाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू या फिर डज। एक बात और बच्चों कि यहां पर डू डज में से कुछ भी लगा दो, या फिर आप डिड भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी सेंटेंस से पता नहीं चल रहा कि वो पास्ट की बात कर रहा है या फिर प्रेजेंट की। प्रेजेंट या पास्ट कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो मैं डू डज या डिड में से कुछ भी लगा सकता हूं। तो मैं यहां पर जो हैज है इससे पहले, शी से पहले लगाऊंगा। अगर मैं डू डज में से कुछ लगाऊं तो क्या लगाऊंगा बच्चों? डज। अगर मैं डू या डज में से कुछ लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? डज। और एक बात और बच्चों, जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे तो उसके साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं हो, सिंगुलर मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। कौन सी मेन वर्ब? सिंगुलर। तो डू डज के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब कभी नहीं। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो सकती है बच्चों, ध्यान रखना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता और कंफ्यूजन रहता है इसके अंदर, तो मैं क्लियर कर देता हूं। हेल्पिंग वर्ब के साथ ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल भी हो सकती है, लेकिन जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए? प्लूरल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, डू के साथ मैंने गो लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिड, और डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो गो वर्ब है ये क्या है, ये प्लूरल है। और जो डू डज डिड है, देखो ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। डू क्या है, प्लूरल। डज क्या है, सिंगुलर। और डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों। हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब प्लूरल होनी चाहिए। कभी भी हम डू के साथ गोज नहीं लिखेंगे, डज के साथ गोज नहीं लिखेंगे, कभी नहीं। और डिड के साथ भी गोज कभी नहीं लिखेंगे। हमेशा वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी बच्चों। इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हैज है ये सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। तो अगर मैं डज लगाता हूं तो मुझे हैज को भी चेंज करेंगे और किस में बदल देंगे, हैव में। सो लिटिल डज शी हैव हो जाएगा, सो लिटिल डज शी हैव। और अगर मैं डू तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि शी दिया हुआ है, शी के साथ डज ही आएगा। हाँ, अगर मैं डिड लगाऊं, मान लो मैं डिड लगाता हूं, तो डिड के साथ भी क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा। इस बात का ध्यान रखना। ये जो मैंने लिखा है ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको, वाई या एन लिखे कमेंट बॉक्स में डालो। और अगर कोई डाउट है तो बच्चों वो भी डाल लेना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आराम से समझो, क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, सोचो कहां एरर हो सकती है इसके अंदर कहां एरर हो सकती है, इस चीज को समझ लो आप। ठीक है, टेक योर टाइम गाइज, टेक योर टाइम। ओके, सारे बच्चे जवाब देंगे। एवरीबडी विल गिव द आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ना अब मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। प्यारे बच्चों सारे आ जाओ बोर्ड पे, देखो जरा। इसमें लिखा है सो इजीली, इजीली एडवर्ब है, सो भी एडवर्ब है और इजीली भी एडवर्ब है। इजी एडजेक्टिव होता है और इजीली क्या होता है, एडवर्ब होता है। ये हेल्पिंग वर्ब आ गई और शी क्या हो गया, सब्जेक्ट। डिड हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज मुझे ये बताओ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊं या फिर सेकंड फॉर्म लगाऊं? प्यारे बच्चों बताओ जल्दी, सारे बच्चे कमेंट करो, मुझे आंसर दो, बताओ आंसर दो, सारे बताओ कि यहां पे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखूं या फिर सेकंड लिखूं? बताइए आप बताइए, सेकंड फॉर्म आएगी या फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी? बच्चों सेकंड फॉर्म नहीं आती है, क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। एरर कहां है, देखिए ये रहा। ब्रोक नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रोक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रोकन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लगी हुई थी यहां पर, डिड के साथ सेकंड फॉर्म थी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बिल्कुल करेक्ट है, यहां पे आएगा ब्रेक। क्या आएगा यहां पर, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ब्रेक आएगी, तो यहां पे लगा देंगे ब्रेक। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया क्वेश्चन? वाई लिख के, एन लिख के कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट। और अब जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सोचो समझो आराम से और क्वेश्चन का जवाब दो। टेक योर टाइम गाइज, टेक योर टाइम। ओके, समझो क्वेश्चन को और फिर उसका जवाब दीजिए। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। ओके, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन गिव द आंसर। ओके, नाउ बच्चों सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू गाइज। देखिए बोर्ड पे देखिए आप, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली का मतलब मैं कभी दिल्ली नहीं गया। बच्चों ये बीन का मतलब होता है जाकर आना। ये मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा बच्चों, टेंस बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूं, वहां पर बीन को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई हैव नेवर बीन, मैं कभी नहीं गया, टू दिल्ली, एंड नीदर हैव शी, और ना ही वो गई है। मैं कभी नहीं गया और वो भी कभी नहीं गई। तो यहाँ कॉपी हो रहा है, कॉपी हो रहा है ना, यहाँ पर नकल हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, नकल। और नकल वाला जो मेन सेंटेंस होता है उसके बाद जो छोटा सेंटेंस आता है उसमें अगर नेगेटिव है तो नाइदर नॉर, पॉजिटिव है तो सो। यहां पे नेगेटिव है क्योंकि नेवर लिखा हुआ है तो नाइदर आ गया। और ये हो गया मेरा क्या, सब्जेक्ट, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए बच्चों, सिंगुलर होनी चाहिए। तो शी के अनुसार हैव नहीं होगा, क्या होगा यहां पर, हैज होगा। बच्चों ध्यान रखिए, शी के अनुसार हैव नहीं, हैज आना चाहिए। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्लियर है क्वेश्चन? फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, बताइए इसमें कहां एरर है। सोचो समझो और फिर आराम से आंसर दो इसका। ठीक है, एंड टेक योर टाइम गाइज, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझो, समय लो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, सारे बच्चे आंसर देंगे। एवरीबडी विल गिव द आंसर, एवरीबडी विल गिव द आंसर। नाउ प्लीज हैव अ लुक एट द बोर्ड। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं, सारे बच्चे बोर्ड पे देखो, आ जाओ। इसका मतलब है कमल वाज नॉट प्रेजेंट, कमल उपस्थित नहीं था, नॉर कमला, नहीं कमला थी। तो कॉपी हो रहा है, यहां पे नकल हो रही है, ना तो कमल था और ना ही
कमला थी यहां पर। तो बच्चों यहां पर देखिए नोर लग गया, नोर आ गया और कमला लिख दिया। लेकिन आप देख रहे हैं नोर और सब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन बीच में हेल्पिंग वर्ब तो दी नहीं उसने। हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमको लगानी हेल्पिंग वर्ब। कहां से उठाएंगे? मेन सेंटेंस में देखेंगे बच्चों। मेन सेंटेंस में वाज है, क्या है? वाज। तो बच्चों ध्यान रखना, मेन सेंटेंस के अंदर अगर इज, एम, आर या फिर वाज या फिर वर, अगर ये मेन वर्ब के रूप में दियो या हेल्पिंग वर्ब के रूप में दियो, इनको आप एज अ मेन वर्ब यूज करो चाहे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करो, कैसे भी यूज करो मुख्य वाक्य के अंदर, इन्हीं को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहां पे बना के लिखा जाता है। तो जैसे यहां पे वाज है तो मैं यहां पे भी क्या लिख दूंगा? वाज। अगर यहां इज होता तो यहां पे भी क्या आ जाता? इज। अगर यहां होता इज तो यहां हो जाता इज। बात समझ में आ गई? इज, एम, आर, वाज, वर अगर मेन वर्ब होती हैं तो इन्हीं को ही हेल्पिंग वर्ब बना है। मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, कैसे भी हो, इन्हीं को ही हेल्पिंग वर्ब बनाकर हम उधर लिख देते हैं उस सेंटेंस के अंदर। तो मैंने यहां पर क्या कर दिया? वॉज कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन? समझ में आ गया ना सभी को? बहुत बढ़िया। ये मैंने आपको जो दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए अभी आपको, नंबर 5 और नंबर 6, इसके ऊपर बताया। अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए जरा कॉन्सेप्ट। इस रूल में अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ओनली, ये 7th रूल है हमारा। ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं अभी कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का आने वाली सीरीज में आज की 2nd क्लास है और आज का ये आखिरी रूल है, लास्ट रूल है 7th। देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है। इसमें सबसे पहले सेंटेंस में ओनली लिखा होता है, फिर उसके बाद में एडवर्ब और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और मेन वर्ब। यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब इस वाले केस में भी आती है। अब इसमें ओनली है, बस इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एडवर्ब का ध्यान रखना। एडवर्ब कैसी होगी? एडवर्ब ऐसी होगी जिसमें हमें एक प्रीपोजिशन दिया होगा और उस प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन दी होगी। आपको इतना मालूम है कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद में नाउन या प्रोनाउन लगाया जाता है, क्या लगाते हैं? नाउन या प्रोनाउन, तो वो एक एडवर्ब का काम करती है। बात समझ में आ गई ना सबको? किसका काम करती है? एडवर्ब का काम करती है। जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले क्या लगा होता है? प्रीपोजिशन, तो एडवर्ब हो जाती है वो। तो ओनली के बाद वो आएगी और सब्जेक्ट से पहले ऐसा लिखा होगा तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं ये आपको सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं। इसमें लिखा है ओनली इन इंडिया, मतलब केवल भारत में। केवल भारत में, ओनली का मतलब होता है केवल या फिर मात्र। मात्र भारत में, मात्र इंडिया में। डू यू हैव सच फ्रीडम? तुम्हारे पास ऐसी आजादी है। तो यहां पर देखिए ये पूरा इन इंडिया क्या है? ये एडवर्ब है मेरे पास। क्या? ये एडवर्ब। और ये मेरे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट से पहले क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब है। ओनली के बाद एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन फिर नाउन या प्रोनाउन वाली, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। एक और सेंटेंस के माध्यम से समझाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा और बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओनली थ्रू हार्ड वर्क। बच्चों थ्रू यहां पर क्या है? प्रीपोजिशन है। ये है प्रीपोजिशन और ये हो गया हार्ड वर्क। क्या हो गया यहां पर? नाउन हो गया। तो नाउन से पहले प्रीपोजिशन ओनली आया है और आगे सब्जेक्ट क्या है बच्चों? ए पर्सन। ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और इस सब्जेक्ट से पहले क्या है? कैन, हेल्पिंग वर्ब। मॉडल है बच्चों, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो ये जो कैन है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का एक और किस्सा ये आ गया है। बात समझ में आ गई? चलिए अब मैं आपको इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को समझिए फिर उसके बाद में जवाब दो, ठीक है? टेक योर टाइम गाइस। ये जो कॉन्सेप्ट से आपके लिए बिल्कुल नए हैं तो हो सकता है आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आए, समस्या आए समझने में, पर डोंट वरी, आपकी ये क्लास सीखने वाली क्लास है। गलतियां करोगे तो गलतियां अभी होगी, एग्जाम में जाके गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एग्जाम में जाके कोई एरर नहीं होनी चाहिए बच्चों। मैं ये क्वेश्चन आपको अब समझाता हूं बच्चों। सारे बच्चे बोर्ड पे आ जाओ, ठीक है? देखो सारे बच्चे, प्यारे बच्चे बोर्ड पे देखो। अब आप है ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके पास सेव रहे। इसको नोट्स लिख लो आराम से वीडियो को पॉज करके। ये मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया था उसको मैंने यहां पर लिख दिया है, तो इसको इसको यहां पर समझाता हूं। ओनली आया,
ओनली के बाद में ये क्या दिया हुआ है, प्रीपोजिशन दिया है, और इस प्रीपोजिशन के बाद में क्या है, मेकिंग द डव। बच्चों डव क्या होता है, जैसे आटा गूंदते हैं खाना बनाने के लिए, तो जो आटा गूंदने के बाद में जो पूरा जो बन जाता है, गूंदने के बाद जो रेडी हो जाता है आटा हमारा रोटी पकाने के लिए, उससे डव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डव कहते हैं, ये वाला। तो यहां पर बाय मेकिंग, मेकिंग बच्चों जिरिंड है, क्या है, जिरिंड है, और ये नाउन है, और ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। तो बाई ये प्रीपोजिशन बाद में नाउन आ गई तो एडवर्ब आ गई, ओनली एडवर्ब आ गया। और आगे मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मेरे पास यू। क्या है बच्चों, यू सब्जेक्ट है। क्या उससे पहले, क्या उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, नहीं दिखी ना, तो गलती है, एरर है, गलत है ये। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी शुड। जो भी मॉडल होगा आप उसको लगा देना उससे पहले, जो भी मॉडल हो, कैन, कुड, शैल, शुड, जो भी जैसा भी मॉडल उसने आपको दिया हो। तो यहां पर शुड को हटा के कहां लगा देंगे, यहां पे लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, शुड यू मेक। ओनली बाई मेकिंग द डव सॉफ्ट शुड यू मेक ब्रेड। इसका मतलब है कि आटे को सॉफ्ट लगाने के बाद ही आपको क्या करना चाहिए, ब्रेड बनानी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखिए आ गया। टेक योर टाइम गाइस, आराम से सोचिए, समझिए, फिर इसके बाद इसका आंसर दो, ठीक है। टेक योर टाइम, डोंट वरी। इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स यू विल मेक द मिस्टेक्स इन द क्लास, नॉट इन द एग्जाम। जो भी गलतियां होंगी बच्चों यही करनी है, एग्जाम में कोई गलती नहीं करके आनी हमें। सारे बच्चे जवाब देंगे, वेरी गुड, बहुत। मैं चाहता हूं एवरीबडी विल गिव द आंसर, सारे बच्चे, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया ना। अब मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूं बच्चों, प्यारे बच्चे आ जाओ बोर्ड पे, देखो ओनली दिया हुआ है, इसके बाद में प्रीपोजिशन है, और स्प्रिंग आ गया, नाउन। ये जो स्प्रिंग है ना बच्चों, इसका हिंदी में अर्थ होता है बसंत। ये मौसम है एक, जैसे समर, विंटर, ऐसे ये भी एक मौसम है। इन स्प्रिंग का मतलब बसंत में, केवल बसंत में तुम्हें दिखाई देते हैं इतने सुंदर फूल, फ्लावर्स। तो यहां पर ये नाउन, ये एडवर्ब हो गई, ये क्या हो गई बच्चों, एडवर्ब हो गई, ये ओनली हो गया। आगे मुझे सब्जेक्ट दिखा, क्या सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है, नहीं है ना, बस यही एरर है यहां पर कि यहां पे यू से पहले क्या होना चाहिए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब। अब लगाएं कौन सी, आगे देखो, क्या आगे कोई हेल्पिंग वर्ब दी हुई, नहीं दी हुई। यहां पे जो सी है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई तो हम क्या लगा देंगे, डू या फिर डज या फिर डिड। बात समझ में आ गई क्या। अब यहां पर क्या आएगा बच्चों, यू के साथ डज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, डू लगा देंगे। अच्छा डिड क्यों नहीं लगाएंगे, डिड इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एक जनरल बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, जनरल बात, कि केवल बसंत में ही तुम्हें इतने सुंदर फूल दिखते हैं। जब जनरल बात की जाती है ना तो वहां पे भूतकाल वाला टेंस नहीं लगाया जाता। कौन सा लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस लगाते हैं। बच्चों ध्यान रखो, जब जनरल बात करते हैं ना, सामान्य बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, पास्ट का टेंस वहां पर हम नहीं लगाते। तो यहां पर ड्यू, यू से पहले क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पे डू आ जाएगा। तो इसको आंसर के रूप में यहां पे लिख देंगे, डू यू सी सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स। आज मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए। कितने कॉन्सेप्ट्स, 4। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में आने वाले हैं बच्चों। इस बार एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हम छोड़ के नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हल करके आएंगे। इस बार एग्जाम पार है ना। ये जो मैंने आपको 7 रूल्स पढ़ाए बच्चों, ये एडवांस लेवल इंग्लिश लेवल है ये पूरा। और अभी और भी पढ़ाऊंगा इसमें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी नहीं खत्म हुआ, अभी कुछ क्लासेस और आएंगी और उसमें वो बातें भी बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन हमारा वहां पे जाके छूटे। तो आज की क्लास में इसी नोट पर आपसे विदा लेता हूं, फिनिश करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर किसी नए अगले सेशन में नए रूल्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। चलो मिलते हैं गाइस, बाय।